हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर के बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे नंबर का होगा। ठीक है, तो देखिए डेट जो है आपकी 17-18 जो है कोई पेपर होगा, और कुछ बच्चे कहेंगे डेट बढ़ा दें, तो डेट देखिए अब नहीं बढ़ेगी। तो आप एग्जाम डेट बढ़ाने पर ना फोकस करके अपनी तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, तो पेपर तो 17 या 18 का ही होगा। ठीक है, तो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अब डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। देखिए इसमें हिंदी और जीएस के पार्ट हम कवर कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं हिंदी के। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न करें कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको नहीं से बताया कितने स्वर होते हैं, तो आप ये जानते भी हैं। ठीक है, तो हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या करेंगे 11, 4, 7 या 2। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। 4 जो है ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन से भाई? छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, तो ये आपके 4 जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने हैं? 11। और 7 जो है आपके दीर्घ स्वर होते हैं। 7 कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें बड़ा आता है, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये आपके क्या हैं? 7 जो हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कुल 11 स्वर आपके। तो ठीक है, 33 जो है व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। यानी कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो आपको बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सही? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, पश्च संवृत। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि मुखाकृत के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा ऊ किस में आएगा? पश्च संवृत के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगर वही संवृत में कौन कौन आएगा? छोटी ई आएगा, बड़ी ई आएगा। ठीक है, स्वर में ध्यान देना है। तो अग्र स्वर में कौन कौन सा आएगा? यहाँ पे छोटी, बड़ी, ए, ऐ। ठीक है, ए, ऐ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ जो है अग्र विवृत स्वर के अंतर्गत। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? बड़ा आ आएगा, छोटा ऊ, री, ओ, औ आएगा। ठीक है, ये आपको किसके आएगा? पश्च विपरीत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ठीक, अगर विपरीत में आएगा तो बड़ा आएगा, विपरीत कल्ला पूछेगा तो बड़ा आएगा। संवृत्त में कहा आता है भी, संवृत्त अगर पूछे कल्ला तो आपको छोटी, बड़ी, छोटा हुआ और क्या आएगा? री आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको सिर्फ पूछा है, जीवा के आधार पर ये पूछा गया है, तो जीवा के आधार पर ये पश्च संवृत्त आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है। छोटा ऊ, छोटा, छोटी या बड़ी। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंठ वर्ण के कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटी और बड़ी ये तालब्य के अंतर्गत आएगा, तालब्य के अंतर्गत आएगा, और बड़ा हुआ आप जानते हैं ओष्ठ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने कि निम्न में से कौन सा योग ऋण शब्द है, आपको यहाँ बताना है। योग ऋण शब्द आपको मैंने बताया कि रचना या उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप चल जा रहा है कि योग ऋण शब्द कहने की वीणा, वादनी, धूप, पान या भार्गव। राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? तो योग ऋण आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वीणा, वादनी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो योग ऋण शब्द हमने बताया था, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 होते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर? तो योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। कहने कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है, ये आपको यहाँ बताना है। महात्मा शब्द में समास कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा समास है? देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा। तो मैंने बताया था, जहाँ पे पहला पद या अंतिम पद विशेषण हो, या अंतिम पद विशेष हो या संज्ञा हो, उसी को
उनमें कौन सा समास होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। महात्मा में जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बता चुके हैं परिभाषाएं, सिर्फ आप हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, करें निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? हमने बताया था प्रत्यय आपका मूल शब्द के बाद में लगता है, तो आपको जो मूल शब्द के बाद में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लुटेरा में आपका सही प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, एरा। ठीक है, एरा जो है आपका लूट जो है मूल शब्द हो गया और प्लस एरा जो है आपका क्या हो गया भी? प्रत्यय हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहने की बाप, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बपावती। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कहने शुद्ध वाक्य बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखा ने भोजन किया है। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। अगला करें कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? देखिए सुंदर पूछ रहा है, तो विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सुंदर जो है आपका किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पे आपको बताना है। कहने कि राधा ने गाय को चारा खिलाया। कहने कि नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या कृदंत है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए गाय और चारा। ठीक है, गाय और चारा यहाँ पे 2 कर्म आने के कारण यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पर कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। देखिए सुर तरु है, कल्प तरु है, पारिजात है, लेकिन देखिए अमृत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। कल्प वृक्ष का जो है अमृत तत्व जो है ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। कहें कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भूगोल का विलोम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर खगोल। ठीक है, कहें किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुण्य तिथि बोलते हैं। ठीक है, कहने कि जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसके लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याकरण होगा। ठीक है, व्याकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। कहने उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आपको कारक बताना है। ठीक है, कारक जो है आपके 8 प्रकार के हैं। राइट आंसर हो जाएगा उसने टेढ़ी चाल चली। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सॉरी डी नंबर हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसने टेढ़ी चाल चली, मतलब यहाँ पर कर्ता का बोध होने के कारण यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपको बताना है वह शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संतान अच्छी है, सवारी अच्छी है, बुलबुल अच्छी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नहीं होगा, नहीं वाला बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़िया जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मादा भेड़िया। ठीक है, मादा भेड़िया स्त्रीलिंग है, लेकिन भेड़िया जो है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि छंद का नाम बताइए, छंद का नाम आपको बताना है। कहने कि तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। तो आपको मात्रा गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और परिभाषा याद रहेगी, मैंने आपको बता रखा है। चलिए देखिए
ता में छोटा मात्रा एक मात्रा, स में बड़ी मात्रा दुई मात्रा, रा में बड़ा मात्रा दुई मात्रा, मा में एक मात्रा हो जाएगी, ना में एक मात्रा हो जाएगी, सॉरी ना में दो मात्रा बड़ा है, मा में एक मात्रा, सम में एक एक हो जाएगी, मीत बड़ी मात्रा में दो हो जाएगा, ठीक है। ता में एक मात्रा, ना में एक मात्रा, बड़ा में दो मात्रा, छोटा ना में एक मात्रा। गिन लीजिए। तो ये देखिए पहले में तुलसी में कुल मिला के कितनी हो गई, 4 हो गई। राम में 3 4 3 7, ठीक है। नाम ना में 7 2 9 10 11 12। देखिए पहले चरण में आपके 12 मात्राएं, दूसरे में गिनेंगे तो 7 आ जाएगी। तो 12 और 7 किस में आती है, आपको हमने बता रखा है किस में आती है, ये बरवे में आती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बरवे छंद है, ठीक है। गिन लीजिएगा। देखिए आप मात्रा गिनना जरूर जानिएगा और उसमें कौन सा कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो आपका यहाँ आंसर छंद से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहने की सुजान विनोद के रचनाकार हैं, ये आपको यहाँ बताना है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव हैं, ठीक है। कहने की राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। देखिए काल से प्रश्न है। देखिए कहने की संदिग्ध भविष्य, देखिए इसमें संदिग्ध भविष्य नहीं, देखिए इसे गा गया तो ये मत मान लीजिए कि ये भविष्य काल का हो गया। संदिग्ध भूत ऐसा नहीं है, सामान्य भविष्य या संदिग्ध वर्तमान, तो ये सामान्य भविष्य तो नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। क्योंकि राम खाता होगा मतलब अभी वो शायद खा रहा होगा, तो ये संदिग्ध है, तो ये आपका डी नंबर ही यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने निम्न भाववाच्य बताइए, इसमें आपको भाववाच्य बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य आपके 3 है, तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। कहें तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगा, अब चला जाए, ठीक है। ये भाववाच्य हो जाएगा। कहने की नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य का सही अर्थ भेद बताइए, सही भेद बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है एक सरल वाक्य है, ठीक है। यह एक सरल वाक्य, ठीक। तो आप जानते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखिए इसमें जो है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो यहाँ पे एकदम सरल वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे सरल वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे, और परंतु किंतु जब ऐसे लगा रहेगा, 2 शब्द से जुड़ा रहेगा, तो वहाँ पर 2 सरल वाक्यों से जुड़ा हुआ वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य, वहाँ पहचान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए आज्ञावाचक भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेकिन यहाँ पे वाक्य पूछा है, रचना के आधार पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सरल वाक्य ही लगाएंगे, ठीक है। करे अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। करे अपने हाथ से स्वयं काम करो, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, ठीक है। अगला कहने की घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, उसी को कहते हैं घाट घाट का पानी पीना, ठीक है। अगला कहने की छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। अगला कहने की सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वत्सल्य रस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए सूरदास को जो है वत्सल रस का सम्राट कहा गया है। क्यों कहा गया है, उन्होंने जो अपनी रचनाओं में यशोदा और कृष्ण के बीच ममता एवं वात्सल्य का बड़ी
मर्मरता से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो ये रीतकालीन कवि आपसे पूछा है कौन सा है। तो रीतकालीन कवि कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिंतामणि जो है ये रीतकालीन कवि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि महाकाव्य में होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? महाकाव्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन का बृहत चित्रण। ठीक है, कहते चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। तो आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्ति बोध है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? मुक्ति बोध है। ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी और रचनाएं जैसे भूरी भूरी खाक, धूल, कांट का सपना, विमात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। करें कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, तो ये कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, अशोक के फूल के निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, इनकी कुछ और रचनाएं जैसे कल्पता, कुटज, आलोक पर्व, ठीक, अनाम दास का पोथा, तो इनकी ये रचनाएं हैं। करें कि होरी किस उपन्यास का पात्र है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये किसका पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोदान। ठीक है, गोदान की रचना किसने की है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, करें कि शकुंतला किसकी पुत्री थी? ये आपको यहाँ बताना है, शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो ये किसकी पुत्री थी? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये विश्वामित्र की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, करें कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, मलबे का मालिक की कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1955 में जो है मक्खन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये तो सही है, इस 1955 में दिया गया था। 1964 में जो है अज्ञेय को लिए दिया था आंगन के पार द्वार के लिए, और 1966 में जो है जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए दिया गया था 1966 में। लेकिन देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सन 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1955 में जो है माखन लाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था, और 1964 में जो है अज्ञेय को जो है आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया था। देखिए ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको जिस कृत के लिए मिला है वो इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और 1966 में आपको जैनेन्द्र को मुक्ति बोध के लिए दिया गया था। अब देखिए ये गद्यांश है, और इसी गद्यांश से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। इसमें 4 प्रश्न रखे गए हैं। आइए तो जल्दी से इसको हम पढ़ देते हैं कि ये गद्यांश आप कर लेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। कहने की वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों से के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में अस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही क्या कर देता है? नष्ट की जा सकती है। ठीक है, अब तो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम डाल दें, थोड़े समय में ही क्या हो जाता है? वहाँ का तहस नहस हो जाता है स्थान जहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, चूंकि ऐसे अस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, मतलब सभी के पास नहीं तो कुछ ना कुछ के लोग तो हो ही गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। भाई जब रहेगा, जब हारने लगेंगे तो छोड़ेंगे, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशास्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं।
शस्त्र अस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र अस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों को रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने का मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक, तो इसी पे आपको गद्यांश पर प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला कह रहे हैं गद्यांश, कह रहे हैं कि इस गद्यांश का मूल तत्व क्या है। तो ये आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। कह रहे हैं कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र अस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो ये आपने पढ़ा था, किसने दिया है अभी। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, जापान पर गिराए गए एटम बम ने। ठीक है, कह रहे एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो ये कैसे हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान में हुई भयंकर विनाशकारी, जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर बम गिराया था। तो ये इससे क्या हो जाता है, शक्ति का प्रथम अनुभव प्राप्त होता है। अगला कहने कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। वे क्यों बना रहे हैं, तुमको भय है ना, डर है, इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास भी कोई ना डाल दे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारस्परिक भय के कारण सबको डर लगा है, तो एक दूसरे अपना अपना बना के रख रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका डी नंबर ही सही हो जाएगा। अब देखिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न आ गए। ठीक है, अब आपको यहाँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। चलिए, यानी कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, कहीं महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में या तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गोवा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, गोवा में। कहीं कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिंग रिलेन जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। करें दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, करें हाल ही में संसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है। तो सांसद हैं हरद्वार दुबे, ये कहाँ से संबंधित हैं, ये कहाँ से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला करें भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो ये आपको यहाँ चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कुल कितना है, राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 7.33%। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंस प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यही उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये जो है कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और चौथे नंबर पर ये जो है उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल में। चलिए यहाँ पे आपको दिया है जनपद एक तरफ और मुख्यालय आपको मिलान करना है, फिर नीचे कोड दिया गया है। ठीक है, देखिए करेक्ट कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ है, पड़रौना में है। तो ये ए का जो है तीसरे में चला जाएगा। कानपुर देहात का कहाँ है, ये कानपुर देहात का ये अकबरपुर माटी हो जाएगा, पहले से चला जाएगा। ठीक है, और जालौन का मुख्यालय कहाँ है, उरई है। ठीक है, चौथा से चला जाएगा। और सिद्धार्थनगर का कहाँ है, नौगढ़। ठीक है, तो ये दूसरे से चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए नीचे कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ए का तीसरे से, बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का दूसरे से। ठीक है,
चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहें कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही, देखिए अवरोही क्रम आप जानते हैं, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा चलना है। तो आप पहले तो ढूंढिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश का किस जनपद का है। तो ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज़्यादा है। देखिए गौतम बुद्ध नगर का जो है पहले से कौन सा शुरू हुआ है, ऑप्शन देखिए एक ही शुरू हुआ है, बी नंबर, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि जो पहले पे उसका ऑप्शन के कौन सबसे पहले से शुरू हुआ है। देखिए गौतम बुद्ध नगर आएगा, कानपुर नगर आएगा, औरैया आएगा और इटावा आएगा। ये जो है आपका जो है अवरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, क्या पूछा है आपसे, साक्षरता पूछा है। तो सबसे साक्षर दर किसका है, गौतम बुद्ध नगर का है, फिर कानपुर नगर का, फिर औरैया का, ठीक है। तो कहाँ कितना है इसका, गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता प्रतिशत ये 80.12% है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और कानपुर का 79.7% है, ठीक है। और औरैया का कितना है, 78, ठीक है, 78.95%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला करें, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उर्दू शायरी में जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुपति सहाय है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, गुल ए नगमा, ठीक है, गुल ए नगमा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, रघुपति सहाय की, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, ये गोरखपुर के हैं, ठीक है, गोरखपुर के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करें उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशाम्बी, ठीक है। करें स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आसान प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1954 तक, ठीक है। करें प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को स्पेस के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर, ठीक, जिन्हें आप मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। जी, इनकी और पुस्तकें हैं जैसे इग्नाइटेड माइंड टर्निंग फाइट्स आरोहण, ठीक है। अगला कहने कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो आपको बताना है वह कौन से राष्ट्रपति थे, किस देश के, जो गणतंत्र दिवस समारोह में पहले मुख्य अतिथि थे। तो ये यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम कौन थे, ये सुकर्णो, ठीक है, सुकर्णो थे। ये जो है पहले जो है गणतंत्र दिवस के अतिथि थे, ठीक है। करेक्ट, चाँप चर कुट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है, चौप चर कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये जो है सी नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मिजोरम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। यह जो है त्योहार जो है प्रतिवर्ष मार्च महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में यह जो है मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला कहने की निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो एक ही बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, कहने की ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो ये आपको बताना है, ये किस देश की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा
तो ब्यूनस आयर्स जो है ये किसकी राजधानी है? राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है? ये काराकस होती है। ठीक है, काराकस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्राजील की राजधानी क्या होती है? ब्रासीलिया। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसीड कार्नेल विश्वविद्यालय WIPO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो WIPO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में, और इसका गठन जो है 1967 में किया गया था। इसमें जो है कुल जो है देश 193, और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है कहने कि निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा संबंध सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GNP = GDP प्लस विदेश में शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, ठीक है, GNP मतलब सकल घरेलू उत्पाद और GDP सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? तो KCC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य में से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात। ठीक, अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे पूर्वी है और गुजरात जो है सबसे पश्चिमी राज्य है। कहीं भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात की जो है तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम किसकी है? ये गोवा की। ठीक है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे निचली सतह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जिसे आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, और यह जो है इसमें जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, धारवाड़ शैलों में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपको बताना है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा से। ठीक है, ये जो है यहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से, और यह जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में स्थल है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और कोट दीजी है सिंध पाकिस्तान में है। ठीक, लोथल क्या है? बंदरगाह था, ये गुजरात में। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। देखिए, चंद्रगुप्त ये मौर्य काल से संबंधित है, ये सही है। देखिए आपका यहाँ बी नंबर जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, बिम्बिसार जो है गुप्त कह रहे हैं कि ये गुप्त से नहीं संबंधित है। ये जो है बिम्बिसार जो है ये हर्यक वंश से संबंधित है, हर्यक
वंश से संबंधित थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको नहीं वाला ही बताना था, गलत जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। राजा चोल चोल वंश से थे, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगला कहने के निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर ए समा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, और जो है ये आपसे सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और इसकी 1911 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछ सकते हैं कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण। ठीक है, नारायण धर थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। ठीक है, अगला कहने की सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए स्पेस में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो ये आपको ध्यान देना है, कैबिनेट मिशन आया था, 3 सदस्य इसके थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1946 में जो है आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को जो है सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये आया हुआ था। ठीक, और इसके जो है सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और ए बी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कहते भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना को कहाँ से लिया गया है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, जिसे आप कनाडा भी कहेंगे। ठीक है, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए नंबर, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, 25 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए ये कितना होना चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, ये आपको उम्र सीमा ध्यान रखना है। कहने की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो ये आपको बताना है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ऑप्शन यहाँ, ठीक है, कौन सी जोड़ी गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है संथाली। ठीक है, तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है ये संथाली भाषा को जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और कौन थी? बोडो थी, बोडो, डोगरी और मैथिली। ठीक है, मैथिली, और एक क्या थी? ये संथाली। ठीक, तो 4 भाषाएं 2003 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी? तो कुल 14 भाषाएं थी। पहली बार जो 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 21वें संविधान संशोधन ये हो गया, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? ये मध्य प्रदेश था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा उपधातु है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी जो है ये उपधातुएं हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं उपधातु क्या है? वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ये बताना है, सिरके का रासायनिक नाम
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है। अगर एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, स्पीडोमीटर से क्या किया जाता है? यह जो है मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं तथा इसका उपयोग जो है किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड, ठीक है, स्पीडोमीटर से स्पीड गाड़ियों को ज्ञात किया जाता है। और ओडोमीटर से क्या किया जाता है? वाहन की तय की गई दूरी मापते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो है का उपयोग जो है आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। करें, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो यह किसने किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नींबू। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपकी पूरी हो जाती है। देखिए, परीक्षा जो है ध्यान दीजिएगा, परीक्षा 17 और 18 की होगी, याद रखिएगा, इसी पर हो जाएगी, क्योंकि अब इनके पास ज़्यादा फिर इसके बाद कराने का इनके पास समय नहीं रहेगा, तो पेपर इसी पर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मान के चलिए, डेट वोट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।